मैं सुमित कुमार एक बार फिर आपके सामने राष्ट्रपति की सीरीज में कल हमने सीरीज स्टार्ट की थी। तो इस सीरीज में विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा है कि सर आर्टिकल 54 के विषय में बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि कल आपके कमेंट्स के लिए कि बहुत स्नेह, बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार आप लोगों का मुझे मिला और ऐसे ही अपना जो है स्नेह बनाकर रखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी आपके प्रश्न है वो कमेंट बॉक्स में आप वहां नीचे लिख दीजिए। तो देखिए, आर्टिकल 54 में अनुच्छेद 54 में अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इसके अंदर बच्चों राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है और उसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक गण के ऐसे सदस्य करेंगे। फर्स्ट, जो संसद के दोनों सदनों के, संसद के 2 सदन होते हैं, संसद के दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों के, इसको दूसरे शब्दों में निम्न सदन भी बोलते हैं और इंग्लिश में अगर आप देखते हैं तो लोअर हाउस बोला जाता है, लोअर हाउस। इसको दूसरे शब्दों में उच्च सदन भी बोलते हैं और इंग्लिश में अपर हाउस बोला जाता है। अपर हाउस जो है इसको बोला जाता है प्यारे बच्चों। इसको निम्न सदन क्यों कहते हैं, इसको उच्च सदन क्यों कहते हैं, इसके लिए हम एक अलग से लेक्चर लेकर आएंगे आपके लिए। तो इसमें बताया गया है कि संसद के दोनों सदनों के, संसद है इसके 2 सदन हैं, संसद के दोनों सदनों के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त सेकंड, राज्य विधानमंडल में अगर आप देखते हैं, राज्य विधानमंडल में आप देखते हैं तो उसके भी 2 सदन होते हैं विधानमंडल के, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। जिस प्रकार यहां पर लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, इस प्रकार विधानसभा को भी यहां पर निम्न सदन बोला जाता है। इंग्लिश में वही हम आपको फिर से बता दें, लोअर हाउस इसको कहेंगे, लोअर हाउस, और इसको उच्च सदन, अपर हाउस। तो राज्य विधानमंडलों में आपको बता दूं उसके भी 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। परंतु वर्तमान समय में जब हम देखते हैं तो केवल और केवल 6 राज्यों में ही विधानमंडल की जो पद्धति है वो द्विसदनात्मक है। 2 सदन है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। वो 6 राज्य कौन से मैं आपको बता देता हूं यहीं पर। यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तो 6 राज्यों में जो है विधानमंडल की जो पद्धति है वो द्विसदनात्मक है। लेकिन इसके अंदर हमें यह बात याद रखनी है कि विधान परिषद राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेती। विधान परिषद राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेती। क्यों नहीं लेती? देखिए, क्योंकि ये सभी राज्यों में नहीं है, ये सभी राज्यों में नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद भाग नहीं लेती है। केवल और केवल विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं और विधानसभा में भी आपको ये बात याद रखनी है कि विधानसभा में भी केवल और केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। जैसे यहां पर संसद में निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, इसी प्रकार विधानसभा में भी कौन? निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। 2 बातें, तो 2 बातें आपको याद रखनी है। संसद, उसके 2 सदन, इसके निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाएं हैं, उसके निर्वाचित सदस्य। 2 बातें तो ही हो गई। देखिए, इसके अतिरिक्त और आपको बताऊं, अगर आप देखते हैं तो संघ शासित यूनियन टेरिटरी में अगर आप देखेंगे तो संघ शासित प्रदेशों में केवल और केवल दिल्ली प्लस पुदुचेरी, दिल्ली प्लस पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। सदस्य तो संघ शासित प्रदेशों में दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। देखिए, आरंभ में हम आपको बता दें
आरंभ में दिल्ली और पुदुचेरी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं थे, परंतु 70वां संविधान संशोधन 1992 किया और दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो है शामिल किया गया है। यह हमने जो संशोधन किया है, यह आर्टिकल 54 में हमने संशोधन किया है। ठीक, तो आपको यह याद रखनी है कि इसके निर्वाचन में जो है केवल और केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। दो प्रकार के सदस्य होते हैं, आपको स्पष्ट करते हैं, निर्वाचित और मनोनीत। निर्वाचित प्लस मनोनीत, ये दो प्रकार के सदस्य होते हैं संसद में बैठे हुए और राज्य विधानसभाओं में बैठे हुए। इसमें केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मैं आपको बार बार ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, क्योंकि देखिए संसद में जब आप देखते हैं, संसद में अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो दो ऐसे सदस्यों को जो आंग्ल भारतीय समुदाय के हों, जो आंग्ल भारतीय समुदाय के हों, उनको मनोनीत करता है। वहीं राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करता है अनुच्छेद 80 के तहत, जो कला, साहित्य और विज्ञान में ख्याति प्राप्त होते हैं। कला, साहित्य और विज्ञान में ख्याति प्राप्त होते हैं। तो 12 और 2 14, ये 14 सदस्य जो मनोनीत वाले हैं, ये भाग नहीं लेते राष्ट्रपति के निर्वाचन में। वहीं आप विधानसभा में देखेंगे, अगर आप विधानसभा में देखेंगे तो राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो एक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करता है। आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करता है, और इसको भी यह अधिकार नहीं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक में जो है निर्वाचन में शामिल हो। तो समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। अब आपके सामने ये प्रश्न बच्चों के सामने उठता है कि सर मनोनीत सदस्य भाग क्यों नहीं लेते, निर्वाचित सदस्य ही भाग क्यों लेते हैं। देखिए, इससे पहले एक क्वेश्चन आपको स्पष्ट कर दूं, आपके संविधान की ये खासियत देखिए आप कि अनुच्छेद 61 में जब महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जब महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जा रही होती है, उस समय ये दोनों ही सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित भी प्लस मनोनीत भी। दोनों ही प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य भी और मनोनीत। ये आपके संविधान की एक खासियत है कि मनोनीत सदस्यों का महाभियोग में भाग लेना, ये संविधान की एक विशेषता है। तो प्रश्न ये था मेरा, या बच्चों का प्रश्न ये रहता है कि मनोनीत सदस्य भाग क्यों नहीं लेते हैं। चलिए आइए इस क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, क्योंकि ये जो सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, तो अगर ये राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में इनको शामिल किया जाए तो वहां हमें हितों का टकराव देखने को मिलेगा। वहीं विधानसभा में अगर हम देखें तो देखिए, राज्यपाल द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय का एक व्यक्ति मनोनीत किया जाता है, उसको भी हमने इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि राज्यपाल की तो खुद नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से होती है, इसलिए वहां पर फिर हितों का टकराव हमें देखने को मिलता है। इसलिए जो है इनको भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। अगर कोई आंग्ल भारतीय समुदाय का ऐसा कोई व्यक्ति है जो निर्वाचित होकर संसद में या राज्य विधानसभा में जाता है, तो वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेगा। स्पष्ट कर दूं फिर से, अगर कोई आंग्ल भारतीय समुदाय का ऐसा कोई व्यक्ति है जो निर्वाचित होकर संसद में या राज्य विधानसभा में जाता है, तो वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेगा। सन 2012 में तृणमूल कांग्रेस के सांसद राज्यसभा से चुने गए थे डायरेक्ट ओब्रायन, प्रणब मुखर्जी के इलेक्शन में उन्होंने भाग लिया है क्योंकि वो निर्वाचित होकर गए थे। और पहले आंग्ल भारतीय समुदाय खुद हैं वो डायरेक्ट ओब्रायन, जिन्होंने जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है भाग लिया था। तो इतनी बात आपको याद रखनी है कि निर्वाचित सदस्य जो है इसके अंदर भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। दूसरी बात और आपको क्या याद रखना है कि विधानसभाएं भाग लेती है, विधान परिषद जो है इसके अंदर भाग नहीं लेती। एक बहुत अच्छा प्रश्न यहां से पूछा जाता है बच्चों कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री विधान परिषद, किसी राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा यदि, स्पष्ट कर दूं, किसी प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य है। यदि वह राज्य विधानमंडल में मैंने आपको बताया 2 सदन होते हैं, राज्य विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद 2 चीजें हैं। तो अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री है और उसके पास सदस्यता विधान परिषद की है, तो वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेगा। ये बात आपको याद यहां पर रखनी है। आगे चलिए, कोई उम्मीदवार जो राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ता है, उसे पर्चा दाखिल करने के दौरान 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में
और 50 सदस्य अनुमोदक के रूप में दिखाने होते हैं। 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में और 50 सदस्य अनुमोदक के रूप में जो है उसे दिखाने होते हैं। देखिए स्पष्ट कर देते हैं, ये 50 और 50 100, ये प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या कहां से ली जा सकती है? ये प्रस्तावक और अनुमोदक वही व्यक्ति बन सकता है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। स्पष्ट कर दूं, प्रस्तावक और अनुमोदक वही बन सकता है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। दूसरी बात, कोई एक प्रस्तावक किसी दूसरे उम्मीदवार का प्रस्तावक और अनुमोदक नहीं बन सकता। कोई एक प्रस्तावक किसी दूसरे उम्मीदवार का प्रस्तावक और अनुमोदक नहीं बन सकता। तीसरी बात, कोई एक प्रस्तावक यदि किसी उम्मीदवार का प्रस्तावक बना है तो वो केवल और केवल प्रस्तावक बन सकता है, अनुमोदक नहीं बन सकता। फिर से समझ लीजिए, 50 और 50 100, ये 100 सदस्य वो होंगे जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होंगे। कोई एक प्रस्तावक किसी दूसरे उम्मीदवार का प्रस्तावक और अनुमोदक नहीं बन सकता। कोई एक प्रस्तावक किसी उम्मीदवार का या तो प्रस्तावक बन सकता है या अनुमोदक बन सकता है। आगे चलते हैं। आगे जब आप देखेंगे तो उम्मीदवार को पर्चा दाखिल करने के दौरान एक 15,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट डीडी, जो कि आरबीआई के पक्ष में देय हो, जमा करना होता है जमानत राशि के रूप में। जमानत राशि के रूप में जमानत राशि पूछता है, तो प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जमानत राशि जो है कितनी है, तो 15,000 रुपए जमानत राशि होती है। हालांकि मैं आपको बता दूं, सन 1997 से पहले ये प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या 20-20 थी और जमानत राशि जो थी वो 2,500 रुपए थी। बाद में इसको जो है बढ़ा दिया गया, प्रस्तावक और अनुमोदक जो है 50-50 कर दिए गए बच्चों, और जमानत राशि जो है 15,000 रुपए कर दी गई। ऐसा क्यों? ताकि वे उम्मीदवार जो राष्ट्रपति के निर्वाचन को या इलेक्शन को गंभीरता से नहीं लेते, उनको हराकर हतोत्साहित जो है किया जा सके। इसलिए जो है इसकी जो है जमानत राशि बढ़ा दी गई है। अब इस जमानत राशि के लिए देखिए, अगर कोई उम्मीदवार कुल डाले गए वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं करता है, कुल डाले गए वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं करता है, तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। ये बात आपको यहां पर याद रखनी है। इसके अतिरिक्त इसका इलेक्शन कमीशन कराता है, और इसके इलेक्शन में, राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो लोकसभा का महासचिव या राज्यसभा का महासचिव हो सकता है। राज्यसभा का महासचिव हो सकता है। ये बात आपको याद रखनी है। और आपको क्या याद रखना है इसके निर्वाचन में, कि इसका निर्वाचन किसी भी दलीय आधार पर नहीं होता। किसी प्रकार का चुनाव चिन्ह जो है इसमें प्रदान नहीं किया जाता। इसके निर्वाचन में जो है आपको और ये बात याद रखनी है कि दल बदल का कानून नहीं लगता। इसके निर्वाचन में दल बदल का कानून नहीं लगता। कोई जातीय आधार पर, कोई दलीय आधार पर किसी प्रकार का कोई चुनाव चिन्ह इसमें प्रदान नहीं किया जाता है। तो इतना है राष्ट्रपति के निर्वाचन में, आपको ये बात याद रखनी है। तो अगर आपका इसके अतिरिक्त भी कोई प्रश्न रह गया इससे संबंधित, तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको जो है उसका उत्तर दे दूंगा।